चलिए आज बात करते हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। इसमें इंट्रोडक्शन में कहा जा रहा है कि द एस्टीमेट बेस्ड ऑन सैंपल वैल्यूज डू नॉट इक्वल टू द ट्रू वैल्यू इन द पॉपुलेशन ड्यू टू इनहेरेंट वेरिएशन इन द पॉपुलेशन। हम देखते हैं कि जो एस्टीमेट होता है हमारे सैंपल वैल्यूज का, सैंपल में जो वैल्यूज होती हैं उसके हेल्प से जो हम एस्टीमेट फाइंड आउट करते हैं, वो मीन, एसडी, वेरिएंस कुछ भी हो, तो पॉपुलेशन के जो ट्रू वैल्यूज़ होती हैं उसके बराबर नहीं होता है। और ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पॉपुलेशन के अंदर कहीं न कहीं प्राकृतिक रूप से वेरिएशन होता है। तो द सैंपल्स विल हैव डिफरेंट एस्टीमेट कंपेयर टू द ट्रू वैल्यू। तो जब वो इक्वल नहीं है तो सैंपल के जो एस्टीमेट हैं और जो हमारे पॉपुलेशन के वैल्यूज़ हैं, जो ट्रू वैल्यूज़ हैं, पॉपुलेशन की जो ट्रू वैल्यूज़ हैं उनके बीच में काफ़ी डिफरेंस होता है। यानी कि ट्रू वैल्यू और सैंपल वैल्यू के बीच में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो अब हम ये वेरीफाई करना चाहेंगे कि ये जो डिफरेंस है, जो सैंपल एस्टीमेट और पॉपुलेशन के ट्रू वैल्यू के बीच में डिफरेंस है, वो ड्यू टू सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन है या फिर रियल डिफरेंस है। ठीक है, जो डिफरेंस हमें दिख रहा है हमारे सैंपल वैल्यूज के एस्टीमेट में और पॉपुलेशन की वैल्यू में, वो सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन की वजह से डिफरेंस है या फिर रियल डिफरेंस है वो, यानी कि वो जो सैंपल है वो अंडर द क्वेश्चन है, पॉपुलेशन से वो बिलोंग नहीं कर रहा है। If the difference is due to sampling fluctuation, only it can be safely said that the sample belong to the population under question. And if difference is real, we have every reason to believe that sample may not belong to the population under question. अगर ये जो डिफरेंस है वो सैम्पलिंग डिफरेंस है, सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन की वजह से डिफरेंस है, फिर तो जो हमारा सैम्पलिंग प्रोसेस था वो कहीं न कहीं अंडर द क्वेश्चन है। जो सैंपल है वो अंडर द क्वेश्चन है। बिग पॉपुलेशन से वो सैंपल लिया गया है, तो ये जो डिफरेंस दिख रहा है ये सिर्फ जो है आपका सैम्पलिंग की वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है, बट अगर वो डिफरेंस जो है वो रियल डिफरेंस है, इसका मतलब कि हम बिल्कुल आश्वस्त हैं कि ये जो सैंपल है ये उस पॉपुलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, कि हमारे पास क्या होता है, पॉपुलेशन होता है, पॉपुलेशन से हम सैंपल लेते हैं। अब हमें सैंपल दे दिया जाता है स्टडी करने के लिए, हमने सैंपल की स्टडी की, सैंपल से कुछ एस्टिमेट्स फाइंड आउट किए। सैंपल वैल्यूज जो हैं, जो सैंपल के एस्टिमेट है वो पॉपुलेशन के रियल वैल्यू से मैच नहीं कर रहा है, मतलब सेम नहीं है, सिमिलर नहीं है। तो ऐसा दो कारणों से हो सकता है। एक तो इसलिए हो सकता है कि जो हम सैम्पलिंग कर रहे हैं उस सैम्पलिंग के फ्लक्चुएशन की वजह से जो है ये डिफरेंस हमें दिख रहा हो, या फिर सच में यहाँ पर रियल डिफरेंस हो, यानी हो सकता है कि ये जो सैंपल है इस पॉपुलेशन से बिलोंग ही नहीं करता, तो रियल डिफरेंस भी हो सकता है। तो हम यही जानना चाहते हैं कि ये जो डिफरेंस है ये सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन की वजह से है या फिर रियल डिफरेंस है। ठीक है, तो कुछ टेक्निकल टर्म्स जो यूज होते हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में, उनकी बातें करते हैं। पहली बात, हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस क्या है कि द assumption मेड अबाउट एनी अननोन कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। किसी भी अननोन कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए जब भी हम कोई assumption बनाते हैं वही हमारी हाइपोथेसिस होती है। और हाइपोथेसिस में और मे नॉट बी ट्रू, ये सही भी हो सकती है और सही नहीं भी हो सकती, क्योंकि हमारी क्या मात्र एक परिकल्पना है और हमारी परिकल्पना सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। अब जैसे सपोज करिए हम क्या जिम्सम बना सकते हैं
म्यू इज इक्वल टू 2.3। म्यू मीन्स की जो पॉपुलेशन का मीन है, हम मान के चल रहे हैं कि वो 2.3 है। ये हमारी एक हाइपोथेसिस है। ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है, यानी हमारी हाइपोथेसिस सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। हम कहें सिग्मा मीन्स जो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 2.1 है, तो इट मे बी ट्रू, इट मे बी नॉट। कल मैच है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में, इंडिया मैच जीत सकता है, ये हमारी एक परिकल्पना हो सकती है। इंडिया मैच हार जाएगा, ये हमारी एक परिकल्पना हो सकती है। तो हाइपोथेसिस हमारी सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। और हाइपोथेसिस क्या है कि ये बस एजम्पशन है जो हम किसी भी अननोन कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बनाते हैं। ठीक है। पॉपुलेशन फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर वो पॉपुलेशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है तो हमारी हाइपोथेसिस हो सकती थी कि म्यू इज इक्वल टू 2.3 जो पॉपुलेशन का मीन है। तो ये सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। और सिग्मा के लिए कहा जा रहा है कि 2.1, तो ये हमारी हाइपोथेसिस है, ये भी सही हो सकती है और गलत हो सकती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, नेमली नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो हमारी जो हाइपोथेसिस है वो दो तरह की हाइपोथेसिस होती है, जिससे एक को हम क्या कहते हैं, नल हाइपोथेसिस, और दूसरे को क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस क्या है? नल हाइपोथेसिस इज द स्टेटमेंट अबाउट पैरामीटर्स। ये पैरामीटर्स के बारे में जो हमारा स्टेटमेंट होता है वो नल हाइपोथेसिस कहलाता है। सच हाइपोथेसिस विच इज यूजुअली हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस। बेसिकली वो हाइपोथेसिस जो नो डिफरेंस को बताता है, जहाँ पर नो डिफरेंस होता है, ये हाइपोथेसिस क्या होती है, नो डिफरेंस हम यहाँ पर मान के चलते हैं अपने पैरामीटर्स के बीच में। तो ये हाइपोथेसिस हमारी नल हाइपोथेसिस कहलाती है, इसको एच नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। या फिर दूसरे लैंग्वेज में कहें कि एनी स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस अंडर टेस्ट इज कॉल्ड नल हाइपोथेसिस। यानी कि वो हाइपोथेसिस, वो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस जिसको हम टेस्ट करने के लिए जाते हैं, वो हमारी नल हाइपोथेसिस कहलाती है। ठीक है। एक तो ये स्टेटमेंट होता है पैरामीटर के बारे में, और दूसरा कहा गया है कि हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस। तो एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ देख सकते हैं कि एच नॉट इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू म्यू जीरो, यानी म्यू और म्यू जीरो जो हमारी कोई स्पेसिफाइड वैल्यू है उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, यानी पॉपुलेशन का मीन और कोई हम स्पेसिफाइड वैल्यू वहाँ ले रहे हैं उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। सेकंड, जैसे कहा जा रहा है कि एच नॉट इज इक्वल टू म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू, यानी दो जो पॉपुलेशन के मीन है उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, उनके मीन्स के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, तो नो डिफरेंस है। और म्यू जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो पैरामीटर को बता रहा है। ठीक है। तो इस वजह से नल हाइपोथेसिस है। या फिर अगर ये कोई स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस है जिसे हम टेस्ट करने जा रहे हैं, तो भी ये हमारी नल हाइपोथेसिस कही जाएगी। ठीक है। और इसको एच नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेकंड चीज, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है? ये बस कॉम्प्लीमेंट्री है नल हाइपोथेसिस का। एनी हाइपोथेसिस which is complementary to the null hypothesis is called alternative hypothesis। इसको H1 से डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पर कहा जा रहा था कि म्यू इज इक्वल टू म्यू जीरो, तो इसकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो सकती है कि म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू जीरो। ठीक है। नल हाइपोथेसिस हमारी क्या थी? सपोज करिए म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू, तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, म्यू वन इज नॉट इक्वल टू म्यू टू। ठीक है। अब एक टर्म आया था पैरामीटर, तो देखिए पैरामीटर क्या है, अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन वैल्यूज इज नोन एज पैरामीटर। पॉपुलेशन वैल्यूज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उन्हें हम पैरामीटर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन का मीन जिसे हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा क्या है, पैरामीटर है। क्योंकि ये पॉपुलेशन की वैल्यूज के लिए कैरेक्टर यूज हो रहा है। ये जो सिग्मा स्क्वायर है ये पॉपुलेशन के वेरिएंस के लिए ये कैरेक्टर यूज हो रहा है, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, पैरामीटर। यानी कि म्यू और ये सिग्मा स्क्वायर जो हमारा क्या है, पैरामीटर है। क्यों? क्योंकि ये पॉपुलेशन की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है।
इन प्रैक्टिस इफ पैरामीटर वैल्यूज आर नॉट नोन, अगर हमें पैरामीटर वैल्यूज नहीं पता होती हैं, एंड द एस्टिमेट बेस्ड ऑन द सैंपल वैल्यूज आर जनरली यूज्ड। तो हम क्या करते हैं कि सैंपल वैल्यूज के बेस पे जो हमारा एस्टिमेट होता है हम उसका यूज करते हैं। अगर हमें पैरामीटर वैल्यूज के बारे में आइडिया नहीं होता है, वो हमें नहीं पता होता है, तो हम क्या करते हैं जो सैंपल वैल्यूज होता है उसके एस्टिमेट के बेस पे हम जो अपना स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर है उसको करते हैं। तो स्टैटिस्टिक पैरामीटर और सेकंड चीज क्या टर्म आ गया अब स्टैटिस्टिक। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है किसका, सैंपल वैल्यूज का। तो अगर पॉपुलेशन वैल्यूज का कैरेक्टरिस्टिक है तो उसको पैरामीटर कहते हैं, सैंपल वैल्यूज की अगर कैरेक्टरिस्टिक्स है तो उसको स्टैटिस्टिक कहते हैं। यहाँ पर एस नहीं यूज होता है, इसको सिंपल स्टैटिस्टिक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे पॉपुलेशन मीन को म्यू से लिख रहे थे तो सैंपल मीन को एक्स बार से लिखते हैं, सिंपल एक्स बार से। पॉपुलेशन के वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से लिख रहे थे तो सैंपल के वेरिएंस को सिंपल एस स्क्वायर से लिखते हैं। और हमने देखा है एक्स बार हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस 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 एक्स एन डिवाइडेड बाई एन। और एस स्क्वायर का भी फॉर्मूला देखा है, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर जो वेरिएंस है उसको हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर होता अगर सैंपल का तो सिंपल स्मॉलेस्ट लिखते, और स्क्वायर हो गया इसलिए सैंपल वेरिएंस हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। कहा जा रहा है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक कंप्यूटेड फ्रॉम ऑल पॉसिबल सैंपल्स, जितने सैंपल होंगे हर सैंपल के स्टैटिस्टिक्स होंगे, तो उन सभी स्टैटिस्टिक की जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या कहलाएगा, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट स्टैटिस्टिक। मान लीजिए पॉपुलेशन था, उससे हम 15-20 या 20 पॉसिबल सैंपल्स बन रहे थे, तो हमने 20 पॉसिबल सैंपल्स लिए, उनकी मीन कैलकुलेट किए, और उनके मीन का फिर जो 20 सैंपल हैं तो 20 मीन हमारे पास है, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा तो वो क्या कहलाएगा, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट स्टैटिस्टिक्स। उस स्टैटिस्टिक्स का वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। स्टैंडर्ड एरर, standard deviation of the sampling distribution of a statistics is known as standard error। जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक, किसी भी स्टैटिस्टिक का जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो स्टैंडर्ड एरर कहलाएगा, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एस ई कहते हैं। यानी कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन के लिए जब यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे तो कैसे निकलेगा, sigma divided by under root n। Sigma means population standard deviation, n means sample size। ठीक है, एस सी विद इन ब्रैकेट एक्स बार मीन्स स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार है, तो इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई अंडर रूट एन। चूंकि सिग्मा इसलिए क्या पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है, और अंडर रूट एन तो एन मीन्स सैंपल साइज। अब बात करते हैं सैंपल। सैंपल क्या है, a finite subset of statistical object in a population is called sample। किसी भी पॉपुलेशन के जो भी उसमें जो भी स्टैटिस्टिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, किसी पॉपुलेशन के अंदर जो भी स्टैटिस्टिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उनका जो फाइनाइट सबसेट होगा, यानी पार्ट ऑफ पॉपुलेशन जो होगा वो हमारा सैंपल कहलाएगा। एंड द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन अ सैंपल इज कॉल्ड सैंपल साइज। और जितने ऑब्जेक्ट्स उस सैंपल के अंदर होंगे, सैंपल के अंदर में जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, सैंपल साइज कहलाएंगे। किसी सैंपल के अंदर 10 ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, 20 ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, तो क्या कहलाएगा, सैंपल साइज कहलाएगा। आगे चलते हैं, पॉपुलेशन। इन ए स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन द इंटरेस्ट यूजुअली लाइज इन द असेसमेंट ऑफ द जनरल मैग्नीट्यूड and the study of variation with respect to one or more characteristics relating to object belong to a group। मान लीजिए कोई ग्रुप है, उसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं
तो उन ऑब्जेक्ट्स की हम एक या एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स के रिस्पेक्ट में वहाँ पर क्या वेरिएशन है, या वहाँ पर जो जनरल मैग्नीट्यूड है वो क्या है, हमारा ये पता लगाने में इंटरेस्ट हो सकता है। तो ये जो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, यही हमारा क्या कहलाएगा, पॉपुलेशन या यूनिवर्स कहलाएगा। यानी कि जिस भी ऑब्जेक्ट की स्टडी की जा रही है उसका जो पूरा ग्रुप है वो पूरा का पूरा ग्रुप जो हमारा पॉपुलेशन या फिर यूनिवर्स कहा जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं रैंडम सैम्पलिंग की। तो कहा जा रहा है कि इफ द सैम्पलिंग यूनिट in a population are drawn independently with equal chance to be included in the sample, then the sampling will be called random sampling। कहा जा रहा है कि मान लीजिए किसी पॉपुलेशन से जो सैम्पलिंग यूनिट है उनको ड्रॉ करने का जो चांस मिल रहा है वो इक्वल चांस मिल रहा है। मतलब पॉपुलेशन में बहुत सारे यूनिट हैं, ठीक है, तो हर यूनिट को सैंपल में जाने के लिए, ठीक है, अगर किसी सैम्पलिंग मेथड में उन्हें जो है इक्वल हर यूनिट को इक्वल चांस मिल रहा है सैंपल के अंदर आने का, तो क्या कहलाएगा, रैंडम सैम्पलिंग कहलाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी बैग के अंदर 10 बॉल्स हैं, वहां से हम 3 बॉल का सैंपल लेना चाहते हैं। अगर हर बॉल को इक्वल चांस मिल रहा है, यानी जब भी एक भी बॉल नहीं लिए हैं तो सबकी प्रोबेबिलिटी 1/10 है सेलेक्ट होने की, ठीक है, सैंपल में आने की, तो वहां पर क्या होगा, वो रैंडम सैम्पलिंग कहलाएगा। ऐसे ही जब एक बॉल निकाल लिया, अंदर केवल 9 बॉल्स बची हैं, तो फिर अगर बॉल को जो रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, चूंकि हमें 3 बॉल निकालनी थी, 9 बॉल अंदर बची है, अब फिर सबकी प्रोबेबिलिटी यानी सभी को इक्वल चांस मिलना चाहिए, सबकी प्रोबेबिलिटी 1/9 सेलेक्ट होने की। तो क्या कहेगा, जब भी हम किसी पूरे पॉपुलेशन से जब यूनिट सेलेक्ट कर रहे हैं और सभी यूनिट्स को जब हम क्या करेंगे, इक्वल चांस देंगे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, रैंडम सैम्पलिंग कहलाएगा। इसको हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SRS कहा जाता है। फिर कहा जा रहा है कि इफ पॉपुलेशन कंसिस्ट एन यूनिट्स, मान लीजिए पॉपुलेशन में कैपिटल एन यूनिट्स हैं, ठीक है, तो जो चांस होगा किसी भी एक यूनिट के सेलेक्ट होने का वो क्या होगा, 1/n होगा। जैसे भी हम कह रहे थे कि 10 बॉल्स हैं तो 1/10 हो जाएगा, बैग में 9 बॉल बचे तो 1/9 हो जाएगा। तो अगर वहाँ पर n बॉल्स हैं, n यूनिट्स हैं, तो किसी भी एक यूनिट के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/n होगा। तो जो थ्योरेटिकल डेफिनेशन है SRS की, वो इस तरह से है कि सपोज वी ड्रॉ अ सैंपल साइज ऑफ n, हम सैंपल साइज कितना ले रहे हैं, स्मॉल n, फ्रॉम अ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की साइज क्या है, कैपिटल N, तो देन देयर आर n cn पॉसिबल सैंपल्स ऑफ साइज n। तो कितने पॉसिबल सैंपल हो सकते हैं, मान लीजिए n पॉपुलेशन है, कैपिटल N जो पॉपुलेशन का साइज है वो है, और स्मॉल n जो हमारा सैंपल का साइज है, तो हम कितने पॉसिबल सैंपल्स जो है स्मॉल n साइज के बना सकते हैं। तो जिन्हें एनसीआर का कॉन्सेप्ट क्लियर है वो इस चीज़ को समझ रहे होंगे। ये जो कैपिटल एन ऊपर और स्मॉल एन नीचे लिखा हुआ है, क्या लिखा है, एनसीएन लिखा हुआ है, यानी कि एनसीएन पॉसिबल सैंपल्स बन जाएंगे स्मॉल एन साइज के। इफ ऑल द पॉसिबल सैंपल हैव इक्वल चांस, अगर सभी के सभी ये जो सैंपल्स यहाँ पर हैं सभी के इक्वल चांस है, यानी 1/MCN और बीइंग ड्रॉन, उनके ड्रॉ होने का, तो ये जो सैम्पलिंग है ये क्या कहलाएगी, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कहलाएगी। ठीक है, बात करते हैं सिंपल हाइपोथेसिस की। तो हाइपोथेसिस इज सेड टू बी सिंपल इफ इट completely specifies the distribution of the population। अगर ये completely जो है किसी पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को स्पेसिफाई कर देता है, तो हम इसको क्या कहते हैं, सिंपल हाइपोथेसिस कहते हैं। फॉर इंस्टांस इन केस ऑफ नॉर्मल पॉपुलेशन विथ मीन म्यू
उसके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का केस है मीन म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा है। तो सिंपल हाइपोथेसिस किस तरह से होगी कि एच नॉट इज क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू म्यू जीरो। ठीक है, एकदम से सिंपल, ये स्पेसिफाई कर रहा है कि म्यू इज इक्वल टू म्यू जीरो कोई स्पेसिफाई वैल्यू है, म्यू उसी के बराबर है। और सिग्मा इज नोन, सिग्मा में पता है। तो नॉलेज अबाउट म्यू वुड बी एनफ टू अंडरस्टैंड द एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो म्यू के नॉलेज है हमें, वो एनफ है पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए। फॉर सच ए टेस्ट द probability of committing type 1 error is expressed as exactly alpha। अगर हम टेस्ट करते हैं तो यहाँ पे जो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी टाइप 1 एरर के होने की, उसको हम एग्जैक्टली अल्फा से एक्सप्रेस कर सकते हैं। वहीं अगर ये कंपोजिट हाइपोथेसिस किस तरह से होगा, if the hypothesis does not specify the distribution population completely, अगर वो पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को कम्प्लीटली स्पेसिफाई नहीं करता है तो हम उसे कंपोजिट हाइपोथेसिस कहेंगे। और ये किस तरह से हो सकता है कि म्यू इज लेस देन और इक्वल टू म्यू जीरो एंड सिग्मा इज नो। म्यू जो है इक्वल भी हो सकता है और लेस भी हो सकता है म्यू जीरो को, यहाँ पे क्लियरली नहीं बताया जा रहा कि वो क्या है। या फिर म्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू जीरो एंड सिग्मा इज नॉन, यहाँ पर भी क्लियर नहीं हुआ कि जो म्यू है वो हमारे स्पेसिफाइड वैल्यू के इक्वल है या फिर उससे ज़्यादा है। तो ये जो दोनों हमारी हाइपोथेसिस हैं कैसे, ये कंपोजिट हैं बिकॉज नन ऑफ देम स्पेसिफाई द डिस्ट्रीब्यूशन कम्प्लीटली। ये किस इन दोनों में से कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन को कम्प्लीटली स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं। तो हेंस फॉर सच अ टेस्ट, इस तरह के इसमें जब हम टेस्ट यूज करते हैं तो जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है वो अल्फा को स्पेसिफाई नहीं करता है, एट मोस्ट अल्फा होता है। ठीक है, बात करते हैं टाइप्स ऑफ एरर्स की। तो जब हम स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं तो 4 पॉसिबल टाइप्स ऑफ डिसीजंस होते हैं, मतलब 4 तरह के डिसीजंस हमारे द्वारा लिए जा सकते हैं। वो क्या क्या होते हैं कि भाई सपोज करिए हमारी कोई नल हाइपोथेसिस है एच नॉट है। एच नॉट को हम क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं व्हेन एच नॉट इज ट्रू। ठीक है, हमने क्या किया, एच नॉट को रिजेक्ट कर दिया जबकि क्या था, एच नॉट हमारा ट्रू था। पहला डिसीजन हो सकता है ये। दूसरा डिसीजन क्या हो सकता है कि रिजेक्टिंग एच नॉट को रिजेक्ट कर दें व्हेन एच नॉट इज फॉल्स। एच नॉट फॉल्स, हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। और हमारा डिसीजन क्या हो सकता है, एक्सेप्टिंग एच नॉट को एक्सेप्ट कर लें व्हेन एच नॉट इज ट्रू, जब एच नॉट हमारा क्या हो, ट्रू हो। और चौथा क्या हो सकता है कि एक्सेप्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज फॉल्स, एच नॉट को एक्सेप्ट कर लें व्हेन एच नॉट इज फॉल्स, जबकि वो क्या था, गलत था और हमने उसे एक्सेप्ट। तो ये जो पहली और चौथी पॉसिबिलिटी है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे डिसीजन में एरर आ रहा है। ठीक है, तो ये जो स्टैटिस्टिशियन है इसको इन्होंने नाम दिया, नेम्स टू दीज कॉन्सेप्ट नेमली, क्या दिया इन्होंने, टाइप 1 एरर और टाइप सेकंड एरर। पहले वाले को यानी कि रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, एच नॉट जो हमारा सही था फिर भी हम उसको रिजेक्ट कर दे रहे थे, तो हमारा क्या था, टाइप 1 एरर था। दूसरा जो हमारा डिसीजन गलत हो गया वो क्या हो गया कि एक्सेप्टिंग एच नॉट को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं जबकि वो क्या है, फॉल्स है, नल हाइपोथेसिस हमारी फॉल्स है पर हम उसको एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, तो हमारा टाइप सेकंड एरर हो गया। ठीक है, इसको टेबल के फॉर्म में अगर समझें तो मान लीजिए यहाँ पर एच नॉट इज ट्रू है हमारा, यहाँ पर एच नॉट इज फॉल्स है। हम एच नॉट को रिजेक्ट कर रहे हैं और एच नॉट को फिर एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इनसे देखिए जो डिसीजन बनते हैं, पॉसिबल डिसीजन, वो यहीं बनेंगे। रिजेक्टिंग एच नॉट को यहाँ रिजेक्ट कर रहे हैं व्हेन एच नॉट इज ट्रू। तो अगर एच नॉट ट्रू है और हम उसको रिजेक्ट कर दे रहे हैं तो ये हमसे गलती हो जा रही है, रॉन्ग डिसीजन हो गया हमारा यहाँ पे। यहाँ पे एच नॉट इज फॉल्स और हम उसे रिजेक्ट कर दे रहे हैं, तो ये करेक्ट डिसीजन है।
यहाँ पे एच नॉट जो है हमारा ट्रू है और हम उसको एक्सेप्ट कराते हैं, यहाँ पर भी डिसीजन हमारा करेक्ट है। यहाँ पे एच नॉट हमारा फॉल्स है और हम उसको एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, तो ये हमसे टाइप सेकंड एरर हो गया। ठीक है, तो जो दो तरह की एरर है वो क्लियर हो गई। टाइप वन एरर हमारी क्या है कि रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। टाइप सेकंड एरर एक्सेप्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज फॉल्स। ठीक है, दो तरह की होती हैं एरर्स, टाइप वन एरर और टाइप सेकंड एरर। टाइप वन एरर होता है कि rejecting H naught when H naught is true। टाइप सेकंड एरर होता है accepting H naught when H naught is false। और ये जो पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज होती है टाइप वन और टाइप सेकंड एरर के होने की, इसे हम अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइप वन एरर की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो अल्फा होती है, टाइप सेकंड एरर की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसे बीटा कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की। It is defined as the difference between total number of item and total number of constants। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आइटम और जो टोटल नंबर ऑफ कांस्टेंट होता है उनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। मान लीजिए एन, स्मॉल एन आपका टोटल नंबर ऑफ आइटम है, स्मॉल के आपका टोटल नंबर ऑफ कांस्टेंट है, तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी क्या होगी एन माइनस के, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आइटम माइनस टोटल नंबर ऑफ फ्रीडम कहलाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है कि द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी एट विच वी वुड बी विलिंग टू रिस्क अ टाइप वन एरर इज नोन एज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। या फिर जो साइज है, साइज ऑफ टाइप वन एरर इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। मतलब कि जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ठीक है, कि हम टाइप वन एरर के होने का रिस्क ले सकें। ठीक है, कि हम क्या करें, रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। इस चीज ये चीज ऐसा हो, मान लीजिए हम जानते हैं कि एच नॉट इज ट्रू है, फिर भी हम उसको रिजेक्ट करने की जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ले सकते हैं, ठीक है, वही हमारा क्या होगा, टाइप वन एरर कहलाएगा। ठीक है, या फिर जो टाइप वन एरर का साइज होगा उसी को हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहेंगे। देखिए टाइप वन एरर हमारा क्या है, रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। ठीक है, अब इस चीज के होने का रिस्क हम जितना ले सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो इसकी जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो सकती है इस रिस्क को लेने की, टाइप वन एरर के होने की, हम जान रहे हैं टाइप वन एरर हमसे हो रहा है, पर ये चीज होने की जो मैक्सिमम रिस्क ले सकते हैं, जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की रिस्क ले सकते हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहलाएगा। तो यही जो साइज होता है टाइप वन एरर का, जो साइज होता है वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है। तो ये जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है इसको हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में किस तरह से एम्प्लॉय करते हैं, परसेंटेज के फॉर्म में। 5%, 1%, सपोज करिए 0.01 प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा 1%। अगर 0.05 प्रोबेबिलिटी पे ले रहे हैं, ठीक है, हम इतना रिस्क ले रहे हैं, जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं 0.05 ले रहे हैं, तो उस टाइम पे जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हो गया वो कितना हो गया, 5% हो गया। ठीक है, और ये जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है इज ऑलवेज फिक्स्ड इन एडवांस बिफोर द कलेक्टिंग द सैंपल इंफॉर्मेशन। जब भी हम सैंपल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उससे पहले ही हम अपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को एडवांस में ही फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% मीन्स क्या हुआ कि जो रिजल्ट ऑब्टेन हो रहा है वो 95% ट्रू है आउट ऑफ 100 केसेस। ठीक है, और जो हमारा रिजल्ट है वो मे बी रॉन्ग हो सकता है 5 आउट ऑफ 100 केसेस, यानी 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब है कि जो रिजल्ट ऑब्टेन हो रहा है वो 95% चांस है कि ट्रू होगा और 5% वो रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, देन बात करते हैं क्रिटिकल वैल्यू की। ठीक है, तो देखिए जब हम टेस्ट करते हैं, ठीक है, टेस्ट करते हैं कि डिफरेंस बिटवीन मीन्स ऑफ टू पॉपुलेशन, ठीक है, दो पॉपुलेशन की मीन्स के बीच में डिफरेंस जो है हम उसको टेस्ट कर रहे हैं,
तो जो हमारा कंसर्न होगा वो ये होगा कि वेदर द ऑब्जर्व डिफरेंस इज टू लार्ज टू बिलीव दैट इट हैज अकर्ड जस्ट बाय चांस। यानी कि जो डिफरेंस है दो पॉपुलेशन के मीन्स के डिफरेंस को हम वहाँ पर टेस्ट कर रहे हैं, तो वो जो डिफरेंस है, ठीक है, तो मान लीजिए टू लार्ज है, तो टू लार्ज वो केवल चांस की वजह से था, यानी जो हम सैम्पलिंग कर रहे थे तो सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन की वजह से था, या फिर वो रियल डिफरेंस है। ठीक है, तो ये हम कैसे जानेंगे? तो इसके लिए हमारे पास कोई ऐसा डिफाइन कट ऑफ या फिर थ्रेशोल्ड वैल्यू होनी चाहिए जिससे हम कहें कि अगर हमारी वो वैल्यू इससे ज़्यादा है, इससे कम है ना? यानी कि सफिशिएंट एविडेंस हमारे पास होना चाहिए क्लेम करने के लिए कि जो मीन है उनके बीच में जो डिफरेंस है वो फ्लक्चुएशन की वजह से डिफरेंस है, यानी कि डिफरेंस ड्यू टू चांस, या फिर उनके बीच में वो रियल डिफरेंस है। ठीक है, तो पर्टिकुलर वो जो वैल्यू होती है, ठीक है, वो जो कट ऑफ वैल्यू है, जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है, जो हमें ये बताती है कि अगर इससे ज़्यादा का डिफरेंस है तो रियल डिफरेंस है, अगर उससे कम का डिफरेंस है तो डिफरेंस ड्यू टू चांस है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसी वैल्यू को क्रिटिकल वैल्यू कहते हैं और ये हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे बेस्ड होता है। तो क्रिटिकल वैल्यू बेसिकली आपकी वो टेबल वैल्यू होती है, जो हम टेबल वैल्यू लेते हैं और टेबल वैल्यू से देखते हैं ना कि हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू कम आई है या फिर ज़्यादा आई है। कम आई होती है अगर जो है कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से किसी पर्टिकुलर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे, तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती है, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाती है। तो वो जो टेबल वैल्यू है वही हमारी यहाँ पर क्रिटिकल वैल्यू कहलाती है। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं हमारे टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस में। तो पहला क्या होता है कि भाई नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमें फॉर्मुलेट करना होता है, बनाना होता है। फिर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कंस्ट्रक्टेड करते हैं कि किस तरह की टेस्ट स्टैटिस्टिक्स लगाएंगे। फिर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो अपना फिक्स करेंगे कि कितने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमें देखना है, 1%, 5%, 10%। फिर क्या करेंगे? जो टेबल वैल्यू है उसको फाइंड आउट करेंगे टेबल से किसी की उस गिवन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे, कि पर्टिकुलर उस गिवन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे टेबल के अंदर जो क्रिटिकल वैल्यू है, यानी जो टेबल वैल्यू जिसे हम कहते हैं वो कितनी है वो पता लगाएंगे। फिर क्या करेंगे? देखेंगे नल हाइपोथेसिस विल बी रिजेक्ट, उस गिवन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रही है, ठीक है, या फिर नहीं। कहा जा रहा है कि इफ द वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्रिटिकल वैल्यू। ठीक है, अगर जो हमारी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू है वो ज़्यादा है या फिर क्रिटिकल वैल्यू के बराबर है, ठीक है, तो हमारा क्या होगा? नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर कैलकुलेटेड वैल्यू जो हमारी आई है, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स मतलब कि जो कैलकुलेटेड वैल्यू आई है, अगर वो क्रिटिकल वैल्यू यानी कि टेबल वैल्यू से ज़्यादा है या फिर टेबल वैल्यू के बराबर है तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी, अदरवाइज नल हाइपोथेसिस हमारी एक्सेप्ट होगी। ठीक है, तो इन केस ऑफ रिजेक्शन, जब रिजेक्शन हो रहा है द वेरिएशन इन द एस्टिमेट विल बी सिग्निफिकेंट वेरिएशन। ठीक है, अगर रिजेक्शन हो रहा है, ठीक है, अगर नल हाइपोथेसिस मेरी रिजेक्ट हो रही है तो हम क्या कहेंगे वहाँ पर कि जो वेरिएशन है वो सिग्निफिकेंट वेरिएशन है, यानी कि जो डिफरेंस है वो कैसा डिफरेंस है? सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, ठीक है, रियल डिफरेंस है। इन द केस ऑफ एक्सेप्टेंस, अगर एक्सेप्ट हो रहा है तो वेरिएशन इन द एस्टिमेट विल बी कॉल्ड नॉट सिग्निफिकेंट। अगर हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो जा रहा है तो हम कहेंगे कि जो वेरिएशन है हमारा, जो हमने एस्टिमेट किया है, वो क्या है? नॉन सिग्निफिकेंट है। ठीक है, जो हमारा एस्टिमेट है और जो हमारी वैल्यू दी गई है म्यू इज इक्वल टू म्यू जीरो जो हम कह रहे हैं, तो जो हमारा एस्टिमेट है वहाँ पर वेरिएशन नहीं है, वेरिएशन नहीं है का मतलब कि नॉट सिग्निफिकेंट है। अगर हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है तो नॉट सिग्निफिकेंट है, अगर हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रही है तो सिग्निफिकेंट वेरिएंस है, यानी कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। ठीक है, तो इस लेक्चर वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपको वहाँ पर आंसर देंगे। ठीक है,
और जिस भी टॉपिक पे आपको कंफ्यूजन होगी आप कहिएगा, हम उस पर आपके लिए स्पेशल लेक्चर वीडियो बना देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।